गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, शुभ प्रभात। तो हमारा जो 12th क्लास में लेक्चर चल रहा है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, क्या सेल्स होते हैं, कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, कौन कौन से आपके लॉज लगते हैं फेराडे के इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। हमने नस्ट इक्वेशन वगैरह सब कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हमने किए थे इनके। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। ठीक है। तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज, सबसे पहले आप लोगों ने चार टर्म सुनी होंगी। ठीक है। चार टर्म कौन कौन सी सुनी होगी? एक है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। दूसरा सुना होगा रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। तीसरी सुनी होगी आपने कंडक्टेंस, और चौथा सुना होगा आप लोगों ने कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है। और कंडक्टिविटी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है। हालांकि जो IUPAC के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से हमको स्पेसिफिक वाले ना यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। हम सिंपल यूज करेंगे रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ठीक है ना। रेसिस्टेंस का मतलब आपको पता है प्रतिरोध, और यह है आपकी प्रतिरोधकता। ठीक है ना। यह है चालकता और यह है चालकत्व। ठीक है ना। ऐसे करके मतलब अलग अलग चीजें अगर हिंदी में बोला जाए इन्हें। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेसिस्टेंस क्या है। रेसिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। रेसिस्टेंस क्या होती है? सिंपल सी बात है, इन चीजों को आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से। तो रेसिस्टेंस की मैं अगर बात करूंगा, रेसिस्टेंस है प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। देखो जितनी भी चीजें हैं ये सारी कंडक्टर की प्रॉपर्टी। अब देखो कंडक्टर ऐसा हो सकता है कि उसकी कंडक्टेंस 0 हो जाए। ठीक है ना। जिनको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो नॉर्मली मैं सबके लिए कंडक्टर यूज कर रहा हूं। तो रेसिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ any conductor by the virtue of it which it allow to flow the current through it। मतलब ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या करता है, वो अपने से करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है ना। तो ये चीज है आपके पास रेसिस्टेंस। ठीक है ना। रेसिस्टेंस को दिखाते हैं कैपिटल आर से, कैपिटल आर से दिखाते हैं। और यूनिट क्या है इसकी? यूनिट है ओम, OHM, ओम। या इसको दिखाते हैं हम लोग ऐसे। फिजिक्स में सभी ने पढ़ा होगा रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस ये हो गया। अब रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी की बात करेंगे तो रेसिस्टिविटी क्या है हमारे पास? रेसिस्टिविटी भी क्या है? रेसिस्टेंस है। तो भाई अलग अलग क्यों कर दिया? फिर अगर रेसिस्टिविटी भी रेसिस्टेंस है तो अलग अलग क्यों कर दिया? देखिए रेसिस्टिविटी क्या है? उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। ठीक है। जिसकी लेंथ क्या हो? यूनिटी। मतलब लेंथ 1 मीटर में अगर ले रहे हैं तो 1 मीटर हो, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है, इसका एरिया भी कितना हो? यूनिटी हो। मतलब इसकी लेंथ भी 1 मीटर होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसका जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम पर्टिकुलर कहेंगे रेसिस्टिविटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं थोड़ा सा रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख देता हूं, बाकी रेसिस्टेंस तो आपको पता ही है सब कुछ। ठीक है ना। अच्छा, रेसिस्टिविटी क्या है? इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, it is the resistance of that conductor whose length is unity and area of cross section is यूनिटी। इसकी लेंथ भी यूनिटी होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय रो। रो सुना है? RHO, P टाइप से दिखाते हैं जिसको। इट इज डिनोटेड बाय रो, RHO, रो। ऐसे लिखते हैं P टाइप का, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा P टाइप का होता है यूं करके। अब रेसिस्टेंस हमको पता है, रेसिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके?
लेंथ के, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होता है। और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना लंबा कंडक्टर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, और जितना मोटा कंडक्टर उतना कम रेसिस्टेंस। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहां से, L अपॉन A, और R इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो L अपॉन A। ये तो हो गया रो तक की बात, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अब मेरे को रो निकालना है, अगर RHO रो निकालना है अगर, तो रो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू ये ऊपर आ जाएगा RA अपॉन L। और आपको पता है R क्या है, रेसिस्टेंस है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और L क्या है आपका, लेंथ है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये है आपके पास क्या चीज, सीधे सीधे रेसिस्टेंस के बारे में और रेसिस्टिविटी के बारे में। और आपको पता है रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर तो आपके हुए टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो रेसिस्टिविटी है उसको कौन इफेक्ट करेगा, आपका केवल नेचर ऑफ मटेरियल बाय विच द कंडक्टर इज मेड। क्यों, क्योंकि रेसिस्टिविटी केवल कब कैलकुलेट करते हैं हम, जब लेंथ यूनिटी हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिटी हो। तो लेंथ इफेक्ट कर नहीं सकती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो इतनी चीज है आपके पास किसके अंडर में, रेसिस्टिविटी के अंडर में। बात करते हैं अब अगर कंडक्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है आपके पास, सिंपल सा है, कंडक्टेंस या रेसिस्टेंस का उल्टा, 1/r इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस, ठीक है ना। 1/r कितना हो जाता है आपका, कंडक्टेंस, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1/रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। हालांकि हमें पता है कप्पा वगैरह जो भी है, ठीक है ना, जी से निकालते हैं हम लोग कंडक्टेंस वगैरह को, ठीक है ना। और यूनिट आपकी सीमन है, यानी ओम इनवर्स करके है, ठीक है ना। जो आपका क्या है, इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, यहां से देखेंगे अगर हम लोग सीधे सीधे, ओम मीटर इसकी यूनिट होगी। तो जो दूसरे की होगी पर ओम पर मीटर होगी, मतलब कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी पर ओम पर मीटर, ऐसे करके दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन हम लोग स्पेसिफिक वर्ड यूज कम करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीज तो हो गई हमारे पास रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखो हमारे पास जो यहाँ पर कंडक्टर हैं वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, एक तो सॉलिड और एक कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक। सॉलिड में क्या है आपके इलेक्ट्रोड्स जो हैं हमारे, ठीक है ना। सेल की बात हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, सेल को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना है, जो आपके पास सेल है उसमें क्या होता है, जो सॉलिड कंडक्टर हैं उनकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर अलग हैं, अलग कॉमन भी हो सकते हैं हालांकि। और जो लिक्विड वाले हैं आपके पास उनकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स या इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग किस चीज की, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमारे पास, ठीक है ना। तो सॉलिड्स में मतलब इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना, ज्यादा उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड्स। तो सबसे पहला देखो, किसी भी चीज को अफेक्ट करने वाला फैक्टर होता है उस मटेरियल का नेचर जिससे वो बनाया गया है, ठीक है। किसी भी चीज को ध्यान रखना है। तो पहला फैक्टर कौन सा हो गया आपके पास, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, पहला। दूसरा दूसरा क्या होता है आपके पास, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर टेम्परेचर क्या करता है यहां पर, अफेक्ट करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है आपके पास, कौन सा है टेम्परेचर, डायरेक्ट कंडक्टिविटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि आपको पता है सॉलिड का रेसिस्टेंस बढ़ता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, कंडक्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो ये क्या होता है टेम्परेचर,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक चीज पढ़ा होगा आपने थर्ड, एरिया क्रॉस सेक्शन तो खैर पता ही है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टेंस के। एक पढ़ा होगा आपने क्या चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, तो तीसरा क्या है हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई सीधे सीधी बात है, हमारे पास जितने ज्यादा, देखो किसी सामान को दो आदमी ले जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ज्यादा बार में ले जाना पड़ेगा उन्हें। मतलब सपोज करो 40 कट्टे सीमेंट के रखे हैं, दो आदमी ले जा रहे हैं तो 20 राउंड लगाने पड़ेंगे उन्हें, और इसके बदले 4 आदमी ले जा रहे हैं तो 10 राउंड में काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आपके उतना ज्यादा आपका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होगी। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अच्छा अब एक चीज आती है हमारे पास, क्या चीज, सॉलिड्स के बदले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सॉलिड्स के बदले हमने लिख दिया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें भी पहला फैक्टर तो वही होना है आपका, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला कौन सा होगा आपका, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला फैक्टर तो कौन सा हो गया आपका, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी जो चीज है हमारे पास, दूसरा जो फैक्टर होगा, दैट विल बी टेम्परेचर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हो गया हमारे पास, टेम्परेचर। इलेक्ट्रोड्स का जब केस पढ़ रहे थे तो टेम्परेचर क्या था हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और यहां पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, और जितने ज्यादा आयंस होंगे आपके पास उतना ज्यादा कैरियर्स मिल जाएंगे हमें, और जितने ज्यादा कैरियर्स होंगे वो क्या करेंगे आपके पास, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है यहाँ पर लिक्विड के केस में। ठीक है ना, सॉलिड के केस में नहीं। सॉलिड के केस में क्यों, क्योंकि जो आपके आयंस थे उनकी क्या बढ़ जाएगी, रैंडम मोशन बढ़ेगा, और रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन जो थे रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपस में टकराएंगे। जब आपस में टकराएंगे तो जो डेस्टिनेशन है उनका, यानी जो टारगेट है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वहां पर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और यहां पर क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड जो पॉइंट है इसमें, दैट इज साइज ऑफ आयंस। ठीक है, क्या है हमारे पास, साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस क्या होता है, देखो भाई अगर कोई छोटा आयन है इजीली पास हो जाएगा, और बड़े बड़े आयंस हैं आपके, वो आपस में ज्यादा टकराएंगे ना, बड़ी चीजें आपस में ज्यादा टकराएंगी और छोटी छोटी चीजें आराम से निकल सकती हैं। तो जितना बड़ा आयन होगा उतने ज्यादा आपस में कोलिजन होंगे, और जितने कोलिजन आपस में ज्यादा होंगे उतना टारगेट तक पहुंचने में क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, साइज ऑफ आयंस क्या है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना बड़ा साइज उतनी कम कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और आखिरी एक और देख लेते हैं, 4 पॉइंट इसमें, चलो वैसे 3 थे पिछले में, इसमें 4, चलो देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो बता देते हैं इसको भी। विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी आपको पता है ना, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी होता है आपके पास क्या चीज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स ऑफ अ लिक्विड ड्यूरिंग लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो मतलब जब लेयर बाय लेयर क्या होती है, आपको पता है ना, नीचे वाली लेयर थोड़ा फास्ट रहती है, ऊपर वाली थोड़ा कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। हर लेयर की स्पीड क्या रहती है, अलग अलग रहती है। जब हर लेयर की स्पीड अलग रहेगी तो क्या होगा, उनके बीच कोई ना कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, डेवलप होगा। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, उसी को कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है ना, तो विस्कोसिटी क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। विस्कोसिटी, जितना ज्यादा विस्कस कोई चीज है उतना ज्यादा गाढ़ा होता है। जैसे पानी है, पानी इजीली फ्लो हो जाता है,
उसके बदले शहद की बात करेंगे, शहद को थोड़ा टाइम लगता है ना फ्लो होने में। क्यों? क्योंकि शहद इज विस्कस देन वाटर। हनी क्या होता है? विस्कस देन वाटर होता है। तो विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा, जितना गाढ़ापन होगा इलेक्ट्रोलाइट में, उतना आयंस को मूव करने में दिक्कत होगी ना। एक सिंपल सी बात है, अगर हम लोग पानी में तैर रहे हैं, पानी में तैरेंगे तो क्या होगा? इजीली तैर पाएंगे। लेकिन अगर उसके बदले हम कीचड़ में तैर रहे हैं तो कीचड़ में क्या होगी? दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है वहां पर वो हमें क्या करेगी? अपोज करेगी। तो वही चीज यहां पर भी होती है। तो इसका मतलब विस्कोसिटी क्या है आपके पास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी चीज क्लियर? मे बी ये पॉइंट जो फैक्टर्स हैं आपके पास वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है हमारे पास, अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, इजीली मेजर कर लेते हैं हम लोग, है ना? नहीं, इजीली नहीं हो पाता है। उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ उपाय या तरीके जो होते हैं वो ढूंढ रखे हैं। देखो, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज क्लियर होंगी, ये पॉइंट, ठीक है ना? मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो भाई, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अब देखो एक चीज आपने पढ़ा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा मे बी, है ना? ऐसा कुछ होता है यार, ऐसा ऐसा देखो, ढंग से तो मुझे भी नहीं आता है, पर ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना? ये है ठीक है। इधर कहीं वोल्ट मीटर लगाएंगे हम लोग। ये हमारा R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4। ठीक है, यहां से I करंट जाता है, I करंट जाता है तो इधर को I1 डिवाइड हो जाता है और इधर को I2 हो जाता है, मतलब I2 करंट है, इस तरफ को I2 जाता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ऐसा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने एक कंडीशन पढ़ी है, क्या पढ़ा है? जब व्हीटस्टोन ब्रिज अपनी बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। बैलेंस्ड कंडीशन मतलब जब जो गैल्वेनोमीटर को जो करंट जा रहा है वो कितना हो जाता है? जीरो। मतलब ये की क्या रहेगी? बंद रहेगी, तो यहाँ को कोई करंट नहीं जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अपनी बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उस कंडीशन में क्या होता है? R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं हम लोग? तीन नॉन रेसिस्टेंस लेते हैं। तीन रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होती है और चौथे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सपोज करो R1 अननोन है मेरा, बाकी सारे नोन है, तो R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल्स टू R3 इंटू R2 अपॉन R4। यही तो होगा सीधे सीधे, कितनी चीज होगी। मतलब हम रेसिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। अब रेसिस्टेंस निकल जाएगा तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी आसानी से मेजर कर लेंगे। इन्वर्स तो करना है हमने, केवल 1 अपॉन रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस निकला है तो रेसिस्टिविटी निकाल देंगे, और यहां पर हम लोग मेनली कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं पहले, सबसे पहले तो, ठीक है ना? रेसिस्टेंस से डायरेक्ट क्या करेंगे? कंडक्टेंस। ठीक है, मेजर तो कुछ भी कर सकते हैं यहां पर से, लेकिन जब मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करता हूं इसकी मदद से, तो क्या होती हैं? दो दिक्कतें आती हैं। ठीक है, वी फेस टू प्रॉब्लम्स व्हेन वी पुट या वी यूज द इलेक्ट्रोलाइट इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। जब इलेक्ट्रोलाइट को व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज करते हैं तो दो दिक्कतें आती हैं। कौन कौन सी दिक्कत है? प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन। देखो, प्रॉब्लम फर्स्ट है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सॉलिड होता है या गैस होता है? लिक्विड होता है नहीं होता है? तो अ लिक्विड कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्टली। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी लिक्विड को व्हीटस्टोन ब्रिज पे डायरेक्टली प्लेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना? तो एन इलेक्ट्रोलाइट
कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन Wheatstone ब्रिज डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। तो भाई समस्या तो ये हो गई, क्योंकि क्या है ये, बिकॉज इट इज अ लिक्विड है, क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड को लगाएंगे तो लिक्विड तो गिर जाएगा ना। लिक्विड को अगर मैं किसी तार पे लगाऊंगा, मतलब कहीं पर भी अगर ऐसे रखूंगा तो गिर जाएगा इधर उधर, तो मतलब हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन कैसे निकाला हमने, सॉल्यूशन, वी डिजाइन द कंडक्टिविटी सेल। हमने क्या डिजाइन किया, एक कंडक्टिविटी सेल को डिजाइन किया। अभी डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी सेल होता क्या है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहां पर, वी डिजाइन अ कंडक्टिविटी सेल, फिर से एक और सेल आ गया भैया, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आई हमारे पास, क्या चीज, प्रॉब्लम 2। देखो हम मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट किस चीज में करते हैं, डीसी पे करते हैं ना। तो ऑन पासिंग डीसी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस। जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा भाई, जो एक्चुअल वैल्यू चाहिए वो नहीं मिल पाएगी हमें, ठीक है ना। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आई हमारे पास, ऑन पासिंग डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट द concentration of electrolyte changes। चलो साहब, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बचा भाई, डीसी में जब चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकाला, वी पास्ड एसी, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला हमने, वी पास्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो भाई, एक चीज ध्यान रखना, एक था हम पे डायरेक्ट करंट और एक है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। जो डायरेक्ट करंट है वो क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो डीसी में क्या है, बेसिकली दो टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव आयन आपके पास कहां जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को जाएंगे, और नेगेटिव आयन कहां जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को जाएंगे। ऐसे करके चले जाएंगे तो वहां जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब जब डिपॉजिट हो जाएंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होगा, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आयंस तो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गए ना। तो इसका मतलब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ऐसे डिपॉजिट होते 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 क्या होगा, नो करंट विल फ्लो, तो करंट ही फ्लो नहीं होगा आपके पास। और सबसे बड़ी बात है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। अब रिड्यूस हो गई है तो हम एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि डीसी में ये चीज हो रहा है। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, वैल्यू अल्टर होती रहती है, 0 1 0 -1 फिर 0 ऐसे करके चलती रहती है। तो मतलब इधर गया फिर वापस ले आता है, उधर गया फिर वापस ले आता है, ऐसे करके ले आता है। तो इसका मतलब जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी सॉल्यूशन में। इसलिए हम क्या नहीं करते हैं, डीसी पास नहीं कराते हैं, बल्कि किसे पास कराते हैं, एसी को पास कराते हैं। तो दो प्रॉब्लम थे, दोनों के सॉल्यूशन पता लग गए, ठीक। अब देखो बात करेंगे हम लोग कंडक्टिविटी सेल की। ये था ना कंडक्टिविटी सेल, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल गए ना। मेनली दो थी, एक तो हम लिक्विड को नहीं लगा पा रहे थे, और दूसरा क्या है, डीसी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो रहे थे, और सॉल्यूशन जो था हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसमें आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जा रही थी। तो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे थे। अब हमने क्या किया, सीधे सीधे एसी पास कराया, और एसी ने वैल्यू ऑल्टर करता रहा और कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रही सॉल्यूशन में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एक चीज, किस चीज की, कंडक्टिविटी सेल की। कंडक्टिविटी सेल कुछ नहीं है, एक स्पेशली डिजाइन्ड क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। स्पेशली डिजाइन्ड सेल होता है, इसमें क्या होता है, कई टाइप के डिजाइन है इसके, ठीक है ना। मैं आपको एक डिजाइन बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, बहुत टाइप के डिजाइन है आपके। आपको इतना ज्यादा ध्यान डिजाइन पे नहीं देना है, केवल ये ध्यान देना है कि फंक्शन क्या है, ठीक है।
तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आप लोगों को मे भी क्लियर दिख रही होगी, ठीक है ना। तो इसे चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी फेस ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस मेजर करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं और इनके सॉल्यूशन ये रहे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीज क्लियर हुई हमारी, केवल कंडक्टिविटी सेल बचा हुआ है अभी। तो अब देखते हैं कंडक्टिविटी सेल है क्या चीज। तो साफ कर सकता हूं इसे। अब देखिए कंडक्टिविटी सेल है क्या चीज। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा अलग होगा, बहुत ज्यादा हटके होगा, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है आपका कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक और देखेंगे आज हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट जो बैटरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो कंडक्टिविटी सेल है कुछ नहीं, एक ऐसा सेल बना दो सीधे सीधे, बस हो गया, ये है आपका कंडक्टिविटी सेल। ये दोनों है प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, पीटी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है अंदर, यहां क्या होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर। यानी या तो इनर्ट गैस को रखेंगे हम लोग, क्योंकि इनर्ट गैस क्या नहीं करती है, इजीली रिएक्ट नहीं करती है। और ये लिक्विड जो दिख रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। ये है हमारा कंडक्टिविटी सेल, बस बाकी कुछ नहीं है। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ही क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम जो है आपके पास इनर्ट मेटल है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, प्लस इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं करेगा, जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ली थी वो मेंटेन रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, कौन सी चीज लेते हैं, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। और अदर गैसेज में भी रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट, सो वी क्रिएट एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। अब देखो एक कोना इस पे लगा दो और एक कोना इस साइड लगा दो, मतलब इस रेसिस्टेंस के बदले हमने क्या डाल दिया, कंडक्टिविटी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट था उसको जोड़ दिया। अब सिंपल फॉर्मूला तो आप लोगों के पास है, निकाल सकते हो। ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसका रेसिस्टेंस ज्ञात करते हैं और उसके बाद रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके कंडक्टेंस पता लगाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। देखो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या कहा था, विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस, कंप्लीटली अपने आयंस में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है कंप्लीटली नहीं होता है। देखो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं मैं, होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा पहले इलेक्ट्रोलाइट में एक चीज देख लेते हैं हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बात की किस चीज की, मोलर कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम। लैम्डा ग्रीक लेटर है आपका LAMBDA, लैम्डा, ठीक है ना। तो लैम्डा एम, ठीक। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज करो वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, सीधी सी बात है, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज द कंडक्टिविटी ड्यू टू द मोल्स प्रेजेंट इन एनी इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट में जितने मोल्स हैं आपके पास, उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी ड्यू टू मोल्स प्रेजेंट इन एनी इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो गया, कंडक्टिविटी, सिंपली अगर मैं बोलूं कंडक्टिविटी ड्यू टू
moles present in an electrolyte। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या चीज, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो भाई, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू, यहां से मैं लिख सकता हूं लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के अपॉन सी। के आपका क्या था, कंडक्टिविटी जो है आपके पास, ठीक है ना। अब सी क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन। तो मतलब लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे घटेगी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमने क्या सीखा एक चीज, कि जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी। अब आप बोल रहे होंगे यार कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा कैसे होगी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, यही चीज माइंड में आ रही होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, सपोज करो मेरे पास है 95% कॉन्सेंट्रेटेड कोई एक एसिड है, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है कोई। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट करता गया इसे, वाटर डाला इसमें और डाइल्यूट करता गया। अब सपोज करो कॉन्सेंट्रेशन में ले आया 60% पे, तो नंबर ऑफ मोल्स घटे या बढ़े, बढ़ गए, ठीक है ना, क्योंकि एसिड के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो तो वहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है। हालांकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही है, प्लस वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो भी ऐड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, इंक्रीज हो गए। तो इस वजह से क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। एक तो पहली बात यह है, या बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है ना। दो लाइनें याद रखनी है, कौन कौन सी, लैम्डा एम लिख रहा हूं सीधे, लैम्डा एम इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, और दूसरी चीज है हमारे पास क्या चीज, लैम्डा एम इंक्रीजेस विद वॉल्यूम, लिखो चाहे इंक्रीज इन वॉल्यूम, विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये तो रिलेशन से पता लग रहा है सीधे सीधे, ठीक है ना। बाकी चीजें जो यूनिट्स वगैरह हैं इनकी, ठीक है ना, जो भी है आपके पास वो सब कहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग, जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो अदर फॉर्मूले भी आते हैं, अभी और भी छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें हम लोग न्यूमेरिकल्स में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ये आपका ये क्या है, मेनली जो है थ्योरेटिकल पार्ट है। एक आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दूसरा मैंने क्या कहा आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको दिखाते हैं लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट का मतलब जीरो होता है, आपको पता ही है सीधे सीधे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, तो फिर अंतर क्या है दोनों में, है ना। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जब हमने इलेक्ट्रोलाइट शुरू में लिया है, सीधी सी बात है, या जब भी हम जिस भी कंडीशन में मेजर कर रहे हैं वो नॉर्मली क्या है, हमारी मोलर कंडक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं, इसी चीज को, इस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को जीरो तक पहुंचा देता हूं, जीरो तक पहुंचा दिया, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इज अबाउट टू अप्रोच या कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, उस कंडीशन में जो मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन कब, जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। अब आप सोच रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो तो कहां से बचे, फिर मोल ही नहीं बचे तो कंडक्टिविटी कहां से होगी, है ना। देखो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, फिर भी क्या होते हैं, कुछ मोल्स वहां बचे हुए होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है आपके पास, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट when concentration approaches to zero, approaches to zero। तो ये हो गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग
मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना, इतनी चीज हो गई। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ये चीज में भी क्लियर होंगी आपके पास। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जितने मोल हैं उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन कब, जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। इतनी बात क्लियर। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक, छोटा क्या, ठीक ठाक है, लेकिन देख लेते हैं वरना लेक्चर ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके डिसोसिएशन की अगर हम लोग बात करेंगे, हमने एक 11th क्लास में एक चैप्टर होता था शायद में भी, है ना, इक्विलिब्रियम होता था। वहां पर हमने पढ़ा था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। किसके लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था ना। तो उसी लॉ को थोड़ा बहुत फॉलो हमने करना है। सपोज करो मेरे पास है CH3COOH, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं सारे क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। और इनका डिसोसिएशन इस तरीके से होता है, ये ध्यान रखना है। यूं आता है और एक टाइम बाद यूं चला जाता है ग्राफ। ठीक है ना, ये बताऊंगा किस किस के बीच प्लॉट करते हैं। जब स्ट्रॉन्ग भी पढ़ लेंगे और वीक भी पढ़ लेंगे तब दोनों का इकट्ठे एक साथ ग्राफ कैसा बनता है। स्ट्रॉन्ग का सीधे ऐसे आता है डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो एक टाइम आएगा इधर कहीं इंटरसेप्ट बनाएगा, इधर कहीं इंटरसेप्ट बनाएगा। ठीक है ना, तो इंटरसेप्ट आपको पता है, जो ई नॉट से दिखाते हैं हम लोग, ई नॉट एम दिखाते हैं, वो इंटरसेप्ट होता है। ए माइनस ए जो है आपका स्लोप होता है, और सी कॉन्सेंट्रेशन की पावर हाफ लिखते हैं, ए सी की पावर हाफ। ठीक है ना, तो बाद की बातें हैं। तो CH3COH जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, ये आपका CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसा ही तो टूटेगा, है ना। सपोज करो T इज इक्वल्स टू 0 एट T इज इक्वल्स टू 0। T इज इक्वल्स टू 0 का मतलब जब अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, टूटना इसका शुरू अभी नहीं हुआ है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज करो कितनी है, C कॉन्सेंट्रेशन है, C इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले ली। तो इनकी कितनी होगी भाई, जब ये रिएक्शन ही शुरू नहीं हुई है, टूटना शुरू नहीं हुआ है, तो ये तो अभी बने ही नहीं होंगे ना। तो ये कितने हो जाएंगे, 0 0 होगी इनकी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन कुछ टाइम बाद जब डिसोसिएशन हो जाता है, तो आफ्टर टी टाइम, आफ्टर सम टाइम्स, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ जाती है -C अल्फा। अब ये अल्फा क्या है वो देखेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, जब ये C अल्फा माइनस का कम हो जाएगा तो भाई ये कितना बनेगा, जितना ये कम होगा उतना ज्यादा ये बनने लगेंगे। यही तो होता है, रिएक्टेंट जितना ज्यादा रिएक्ट कर जाएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यही चीज है ना, बेसिक रूल्स हैं ये तो 8th 9th में जो हम लोग पढ़ते हैं। जितने ज्यादा रिएक्टेंट खत्म होते जाएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, -C अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का C अल्फा और प्लस का C अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचेगी वो कितनी बचेगी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C माइनस C अल्फा। ये कितना रहेगा, प्लस का C अल्फा और प्लस का C अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा है। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हमने। तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जो कहता है वो क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी बोलना है आपने, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants when the stoichiometric coefficients are raised to their powers। तो coefficients कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो Kc is equals to concentration of products C alpha into C alpha upon concentration of reactants। एक काम करता हूं ना, C कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा। एक C से एक C काट दो तो कितना हो जाएगा, Kc is equals to C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये चीज हमारे पास क्या हो गया, Kc की वैल्यू आ चुकी है।
लेकिन अल्फा अल्फा की बात हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी की थी, ठीक है ना, जैसे पिछले कुछ लेक्चर्स थे उसमें सॉल्यूशन में भी अल्फा बताया था। तो अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑब्लिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑब्लिक मतलब या तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को अल्फा बोलो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा बोलो, क्योंकि जिस रेट से ये डिसोसिएट होगा, सॉरी हाँ बिल्कुल उसी रेट से ये क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। मतलब जिस रेट से ये टूटता रहेगा उस रेट से ये बनते रहेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, Kc इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है, Kc तक हम पहुंच चुके हैं और कैसे पहुंचे हैं ये रहा हमारे पास सामने किया हुआ सब कुछ, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, पीछे हमने अल्फा पढ़ा था, अल्फा की वैल्यू पढ़ी थी ना i-1 करके अपॉन n-1 ऐसे करके कुछ पढ़ा था, तो वो वान टॉप फैक्टर के केस में था। लेकिन यहां पर क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन सॉरी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इतनी चीज हो गई, वैल्यू पुट करनी है, बाकी कोई बड़ी बात थोड़ी है। अल्फा को कहां पुट करो, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, Kc इज इक्वल्स टू सी लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। अब एलसीएम वगैरह लेंगे, सीधे सीधे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल्स टू सी लैम्डा m का स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट m का स्क्वायर, यही तो होगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट m इधर हो जाएगा लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट m। एलसीएम लेना तो आता होगा सभी को, लैम्डा नॉट m। दिस इज इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल्स टू Kc इज इक्वल्स टू एक लैम्डा नॉट m से क्या कर देंगे, एक लैम्डा नॉट m को गायब कर देंगे। तो क्या बच जाएगा, c लैम्डा m का स्क्वायर अपॉन यहां से लैम्डा नॉट m इंटू लैम्डा नॉट m इंटू लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m, यही तो चीज होगी। तो Kc हमारा इसके बराबर हो जाएगा। अब जो फाइनल रिजल्ट आपके पास बचा, यहां से अगर कभी कहे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करो, तो ऐसे करके आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाकी वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है ना। कुछ खास नहीं है, बेसिक अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोलरास लॉ क्या कहता है, सपोज करो ये पूरा मिला के कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये पूरा एक चीज है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये टूट गया हमारे पास क्या चीज, अपने आयंस में टूट गया, सपोज करो ऐसे इसका एक आयन अलग हो गया, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला आयन क्या हो गया, अब इसका अलग हो गया, इस पे था इससे अलग हो गया। तो ये जब ये पूरा था तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, इसकी जो पूरे की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, अब जब ये अलग हो गए तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बस सिंपल सी बात है। तो कहता है कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल आयंस। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉ, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी हम लोग देखेंगे और देखेंगे हम लोग कमर्शियली इंपॉर्टेंट बैटरीज, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।